हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार चल रही होगी। आज हम आपको न्यू सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम वही पिछले 20 साल के पीवाईक्यू कराते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि अगला जो एग्जाम बनेगा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस में किसी का भी क्यों ना हो, लेखपाल का हो, मंडी राज्य परिषद का हो, या फिर लोअर पीसीएस का कोई भी एग्जाम अगर आपको बनता है तो आप डील कर पाओगे। आज नया सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज़्यादातर बच्चों के कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि पीवाईक्यू के माध्यम से हम पूरा कंप्यूटर का सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाले, टू द पॉइंट केवल बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा टाइम को इधर उधर ना करके क्या करें, अपने आप में एकदम से फोकस के साथ स्टडी को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन जो है, वो पहला क्वेश्चन है, यूनिवेक का पूरा नाम क्या है। यूनिवेक ये पूछा गया है। सबसे पहले तो ये यूपी ट्रिपल एस लेखपाल 2026 में, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन दिया भी है उसने यूनिवेक में। तो इसका जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आपसे पूछता है यूनिवेक क्या होता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए भाई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ आपको फुल फॉर्म ये दे भी रखी है, मैंने क्लियर कर भी दिया है आपको फुल फॉर्म के रूप में, ठीक है ना। कह रहा है दुनिया के शुरुआती व्यवसाय कंप्यूटरों में से एक था यूनिवेक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कह रहा है ये रेमिंगटन रैंड द्वारा विकसित किया गया था। किसे? रेमिंगटन रैंड द्वारा क्या किया गया था? इसे विकसित किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से जनगणना करने में, व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग में और वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है यह कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब जो तकनीकी है, वैक्यूम ट्यूब तकनीकी पर आधारित है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में शामिल किया गया था, ठीक है ना। पूछ लेगा आपसे जो यूनिवेक है वो कौन सी जनरेशन का है, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ये, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड। सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड ISCII भारतीय भाषाओं के लिए निम्न में से कौन से कोड निरूपण का उपयोग करते हैं। 8 बिट कोड का प्रयोग, 16 बिट कोड का, 9 बिट, 7 बिट। तो ध्यान रखना 16 बिट वाले इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा। कह रहा ISCCI का पूरा नाम है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कह रहा है इसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 1988 में स्वीकृति मिली थी ISCCI को, ठीक है ना। कह रहा ISCCI में 16 बिट कोड होता है, जिसका उपयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। पूछ लेगा 16 बिट का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। कह रहा है यह कोड 128 से 255 के मान 7F16 से FF16 भारतीय लिपियों के अक्षरों पर आरक्षित करता है। कह रहा ISCCI का उद्देश्य विभिन्न भारतीय लिपियों की सूचना का मानकीकृत जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं, उनका आदान प्रदान करना है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 बिट कोड। आप इतना भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश हमारी यही है कि हम सिलेबस भी साथ ही साथ आपको कराएं, क्योंकि जो टॉपिक पूछे गए उनसे इधर उधर घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। कह रहा कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई क्या करती है। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई, जिसे हम ALU करते हैं, क्या करती है ये। अंगणित और बूलियन लॉजिक गणना करती है, या डेटा के प्रवाह को कंट्रोल करती है, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। तो ये अंकगणित जो है, अंकगणित और बूलियन लॉजिकल की गणना करती है। अंकगणित और बूलियन लॉजिकल की क्या करती है, गणना करती है, ठीक है ना। कह रहा है ALU का मतलब क्या है, तो ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें अंकगणितीय गणनाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना, किसमें, ALU में। और बूलियन लॉजिक गणना जो होती है उसमें जैसे एंड का प्रयोग, और का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, ये इसका प्रयोग करती है बूलियन। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। ये जब आपसे अंकगणित यूनिट अंकगणित गणनाएं पूछे तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग बोलोगे। बूलियन लॉजिक गणनाएं पूछे तो एंड और नॉट इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ALU जो है वो प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है, और यह CPU के निर्देशों को क्या करता है, निष्पादित। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई ALU जो है क्या वो CPU के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है, तो बिल्कुल करता है। ये CPU के जो निर्देश होते हैं उनको निष्पादित करता है, ठीक है ना। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है। पहले तो ये पूछ लेता है सुमेलित पूछ रहा है या सुमेलित नहीं पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे समझ लेते हैं सुमेलित पूछ रहा है तो 3 तो सुमेलित होंगे, तो कोई भी एक दिख जाता है तो वो उनका आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कह रहा है जॉन वॉन न्यूमेक, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहे जाते हैं, बिल्कुल कहे जाते हैं, एकदम सही बात है। एलन ट्यूरिंग, ये डेटाबेस मैनेजमेंट कहे जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहे जाते, डेटाबेस मैनेजमेंट से इनका कोई मतलब नहीं है। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं, अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ। तो आंसर यही होगा, क्योंकि यही इसका गलत है, गलत पूछ रहा है,
ठीक है। जैक किल्बी पूछे तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। टिम बर्सन ली की बात करूं तो ये WWB टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी के लिए क्या होते हैं ये जाने जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट से इनका कोई भी संबंध नहीं है, ये अग्रणी कंप्यूटर के क्या हैं, वैज्ञानिक और गणितज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन बेकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? तो ध्यान रखना वर्ष 1954 की बात है, किसने? जॉन बेकन्स और उनके जो टीम के सदस्य थे, प्रोग्रामिंग भाषा में कौन सी चीज़ विकसित की थी? तो आप लोग सीधा सीधा बताना, फोरट्रॉन। कौन सी? फोरट्रॉन इनका नाम है, फोरट्रॉन, ठीक है। 1954 की बात है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं IBM को, और जॉन बेकस और उनकी टीम ने फोरट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा क्या की थी? विकसित की थी। कह रहा है मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाई गई थी, पहली उच्च स्तरीय क्या थी? प्रोग्रामिंग भाषा थी, ठीक है ना। फोरट्रॉन याद रखना। फोरट्रॉन का पूरा नाम पूछे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन मतलब सूत्र अनुवाद भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? ये हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है कि भाई हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली है इसका आधार क्या है? तो इसका आधार ध्यान रखना 16 इसका आधार होता है। क्या? 16। कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्या को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से 16 प्रतीक हैं आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कह रहा है हेक्साडेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक और A से F तक के अक्षर आप पहचान लोगे आप आराम से। देखो प्रतीक के रूप में 0 से 9 तक के और A से F तक के, तो आप देख लो 0 से 15 तक, 0 को भी काउंट कर लो, 16 का, कितने का? 16 का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो ए का मतलब क्या होता है? 10, देख रहे हैं आप, ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15 होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, पहला दूरसंचार उपकरण क्या था? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर या टेलीविजन? आप लोग कमेंट में भी वो किया करिए, ठीक है ना। मैं जो कमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हर बच्चा जवाब देगा। आप बताओगे कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर के जन्मदाता और विश्व में कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बाइनरी पद्धति में कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग बताओगे। तो इसका आंसर जो होगा वो टेलीग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलीग्राफ। कह रहा भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई है। 1850 में पहली बार तार लाइन, जिसे टेलीग्राफ कहते हैं, डायमंड हार्बर कोलकाता के बीच में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। टेलीग्राफ भारत में पहली बार 1850 में जो डायमंड हार्बर है, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच में शुरू किया गया था। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा होता था। 1881 में देश में पहली बार टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई थी। तो पूछ लेना भारत में पहली बार टेलीफोन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में। लिखिए इस क्वेश्चन को, कमेंट में सब लोग करें भाई भारत में पहली बार औपचारिक रूप से टेलीफोन, टेलीग्राफ नहीं कह रहा हूँ, दोनों को लिखोगे। टेलीग्राफ की शुरुआत 1850 में हुई थी और टेलीफोन की शुरुआत जो है 1881 में हुई थी। दोनों कमेंट आपको करने हैं, ठीक है ना। कमेंट में दोनों का कमेंट सभी बच्चों को करना है। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या है? पोस्ट का अर्थ क्या है? तो पोस्ट का अर्थ है भैया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रख लेना, एक एक पॉइंट बार बार याद करोगे तैयार हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा मैं, टॉप 30 क्वेश्चन डेली क्लास में कंप्यूटर के लाऊंगा और बहुत जल्दी कंप्यूटर को क्या कराऊंगा? कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। कह रहा कंप्यूटर चालू होते ही ये जांच प्रक्रिया को स्वतः शुरू कर देती है पोस्ट के माध्यम से। कह रहा जिसे पोस्ट कहते हैं। जब भी कंप्यूटर चालू होता है, चालू होते ही जांच प्रक्रिया स्वतः शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। कह रहा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, अन्य कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी क्या करती है? जांच करती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करने के लिए तैयार है अथवा नहीं। ये पोस्ट का मतलब होता है। पोस्ट के दौरान अगर कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक बीप साउंड या त्रुटि संदेश क्या कर देता है? उपयोगकर्ता को सूचित कर देता है, जिससे कि उपयोगकर्ता जागरूक होकर के उस पर काम करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या अन्य टूल से खराब होने से क्या हो जाती है? चीज़ें बच जाती हैं। तो ये पोस्ट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आप लोग ये बताओगे भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूँ। कह रहा भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित इंस्टॉल किया गया था? तो ध्यान रखना ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में शुरुआत की गई थी सबसे पहले भारत में प्रथम कंप्यूटर प्रस्थापित करने की। कब? 1952 में की गई थी। तो भारत में 1952 में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये लगाया गया था पहला कंप्यूटर। कह रहा ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग, ये कौन सी नेचर का था, तो ये एनालॉग कंप्यूटर था, भारत का पहला प्रथम कंप्यूटर एनालॉग, ध्यान रख लेना कौन सा था, एनालॉग कंप्यूटर था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा का बैकअप न लेने का संभावित परिणाम क्या है। डेटा का बैकअप न लेने का संभावित परिणाम क्या है, तो इसमें डेटा की हानि हो जाती है। अगर डेटा बैकअप नहीं लेता है तो भैया डेटा की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कह रहा डेटा बैकअप क्यों आवश्यक होता है, अगर डेटा का बैकअप आपकी महत्वपूर्ण जानकारी की एक प्रतिलिपि कॉपी होती है जो किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखता है। कह रहा यदि बैकअप नहीं लिया तो कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, वायरस अटैक हो जाएंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, अगर डेटा बैकअप नहीं ले रहा तो उस समय ध्यान रखना कंप्यूटर के क्रैश होने के पूरे चांस हैं, हार्ड डिस्क खराब होने के पूरे चांस हैं, वायरस अटैक मालवेयर वगैरह के पूरे चांस हैं, और गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो जाए ये भी हो सकता है, आपकी कोई फाइल जो है ना पूरा तरीके से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है, तो इसीलिए बैकअप न लेने पर सबसे बड़ा लॉस संभावित डेटा हानि होती है। हमारा डेटा वहाँ से फाइल से क्या हो जाता है, चला जाता है, जो डिवाइस होती है उससे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कैलकुलेटर कह रहा है ये जो कैलकुलेटर है ना किस प्रकार की, हाइब्रिड कंप्यूटर पर, एनालॉग कंप्यूटर पर या डिजिटल कंप्यूटर पर, इनमें से कोई नहीं, सबको पता है ये जो कैलकुलेटर है वो डिजिटल कंप्यूटर पर काम करता है, ठीक है ना। कह रहा ये एक प्रकार का गणितीय, कौन सी गणितीय गणना है, ये जो कैलकुलेटर है ये क्या है, गणितीय गणना। कह रहा डिजिटल कंप्यूटर में डेटा संख्यात्मक रूप से 0 से 1 में होता है। डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो संख्यात्मक रूप से 0 से 1 तक के लिए होता है, जिसे बाइनरी कहते हैं, और गणनाएं भी इसी डेटा के आधार पर की जाती हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग ये बताओगे परम जो सुपर कंप्यूटर था उसे भारत में कौन लेके आया था, किसके शासनकाल में वो कंप्यूटर भारत में आया था, ठीक है ना। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था, तो ध्यान रखना परम नाम दिया गया था। आप लोग बताओगे किसके समय ये परम सुपर कंप्यूटर भारत में आया था। अब परम 8000 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और यह 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, सीडेक कंपनी है भारत की कंप्यूटर बेस्ड, उसके द्वारा। कह रहा है यह आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। कौन सा, आदित्य, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी। दूसरी पीढ़ी कब देखी गई थी, तो ये 1956 से 63 के बीच देखी गई थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। कह रहा है ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के साथ के स्थान पर ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो निर्वात ट्यूब है ना उसके स्थान में पहले ट्रांजिस्टर जो डिवाइस थी वो लगाई जाती थी, और ये 1956 से लेकर 63 के बीच की बातें हैं, ठीक है ना। कह रहा है इसका आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शाकली ने किया था। इसका आविष्कार किसने, विलियम शाकली, और जॉन वार्डन ने और वॉल्टर ब्रेटन ने किया था। तीनों नाम याद रखना, विलियम शाकली, जॉन वार्डन और वॉल्टर ब्रेटन। तो ये नाम लिखा करो, जो भी ऑप्शन है ना हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। हर बच्चे को मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, 13 का ये आंसर, 14 का ये आंसर, इस तरीके से हर एक बच्चे की कमेंट में क्या देखूं, कमेंट बॉक्स में देखूं, ठीक है ना। सभी को कमेंट करनी है, ध्यान रख लेना। आगे चलिए, कह रहा निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर जनक के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप सबको पता, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता इनको माना जाता है। एनालिटिकल इंजन के रूप में इन्होंने किया था। कह रहा है एनालिटिकल इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई ALU मूल प्रवाह नियंत्रण एवं एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। तो ध्यान रखना जो पहला कंप्यूटर है वो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ये लोअर PCS में आया हुआ है, लोअर PCS द्वितीय प्रथम दोनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट, किसको, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्य संबंध रखता है। तो ध्यान रखना जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ना, ये एनालॉग जो आउटपुट होती है उसे डिजिटल फॉर्मेट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है ना। पूछ लेगा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो कह रहा है वह कंप्यूटर जो एनालॉग को डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उसे कहते हैं जो एनालॉग को भी और डिजिटल को भी, दोनों को क्या कर देता है, प्रोसेसिंग कर देता है। कह रहा है एनालॉग आउटपुट जैसे तापमान, दबाव, ध्वनि को डिजिटल फॉर्म 0 से 1 के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। एक एक पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। कह रहा इसी कारण इसका प्रयोग वैज्ञानिक मापन, नियंत्रण प्रणाली और औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली जिसे बाइनरी कहते हैं
का उपयोग करके मात्रा के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा है? डिजिटल। कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग आमतौर पर आप लोग व्यापार में देखते होंगे, बैंकिंग व्यवस्था में देखते होंगे, एजुकेशन में तो बड़े पैमाने पर किया जाता है, और मनोरंजन में भी गेमिंग के लिए भी जो किया जाता है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। कह रहा है इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 1943 में J.W. मोचली और J. प्रेस्पर्स एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो ये जो एनआईक है ना, एनआईक कहा जाता था, ENIAC, ठीक है ना। एनआईक, एनआईक की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो याद रखना, कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म भी दे देता है। तो फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनआईक की फुल फॉर्म है। कह रहा 1943 में, है ना, J.W. मोचली और J. प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों को बनाए पहले कंप्यूटर को एनआईक कहा गया, ठीक है। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए प्रोजेक्ट PX, ध्यान रखना। तो ये जो एनआईक्स बनाया गया था ना, वो प्रोजेक्ट PX के तहत बनाया गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो सबको पता मशीनी स्तर पर भाषा है। कंप्यूटर की मूल भाषा अगर आपसे पूछता है तो सीधा जवाब देना मशीनी स्तर की, ठीक है ना। मशीनी कोड या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग ये सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है ना। कह रहा है यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग को निर्मित श्रृंखला के रूप में क्या करती है? लिखती है और लिखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया और सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई? तो ये जॉन वॉन न्यूमैन, इसका आंसर याद रखना, जॉन वॉन न्यूमैन पूछ रहा है स्टोर्ड प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर की अवधारणा। तो ये स्टोर प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर की जो अवधारणा है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई थी। कह रहा है इसी के नाम से इसे जाना जाता है। आर्किटेक्चर में प्रयोग और डेटा, कह रहा है आर्किटेक्चर जो होता है उसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो स्टोर प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर के तहत ही जो भी डाटा होता है मेमोरी में, चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो चाहे डाटा का हो, उस पूरे को कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक क्या है? बुनियादी ढांचा के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है ये, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की नींव के रूप में जाना जाता है? तो कह रहा है BBLSI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या हो जाएगा? आंसर। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव रखी थी। पांचवी पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिकल, कौन सी? लॉजिकल प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की मदद से बनाया गया था। इसे भी याद रखना, मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी वाले को, मैसिवली पांचवी पीढ़ी वाला, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर क्या है? आधारित है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग क्या रखना? याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो पास्कलाइन, क्या कहा जाता है? पास्कलाइन कहा जाता है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है यह पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता है। 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा इसका क्या किया गया था? आविष्कार। और ब्लेज पास्कल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कह रहा है यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए क्या की गई थी? डिजाइन। जो अर्थमेटिक जो गणनाएं हैं उनको आसान बनाने के लिए ये डिवाइस तैयार की गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था। असेंबली जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किस कंप्यूटर की जनरेशन में किया गया? तो दूसरी पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी की जो जनरेशन थी उसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। कह रहा द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1956 से 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। असेंबली जो लैंग्वेज वाली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। कह रहा इसका विकास विलियम शॉकली ने किया। 1947 ईस्वी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया था। कह रहा इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। किसका? GUI। पांचवी पीढ़ी में GUI इंटरफेस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? किसके आधार पर? तो भैया ऑपरेशन के आधार पर पूछ रहा है। तो रिमोट जो है ना, रिमोट ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है। हालांकि डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग ये तीनों कंप्यूटर का एक प्रकार है और ऑपरेशन के आधार पर रिमोट नहीं है।
तो कह रहा है ऑपरेशन का मतलब होता है कार्य करने की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग वो होते हैं, कह रहा है ये कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संशोधन के लिए बनाए जाते हैं। इनमें वोल्टेज, करंट, रीडिंग आदि पर क्या रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से। डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो कह रहा है ये कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करते हैं और इनमें डेटा को 0 से 1 में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर प्रोसेसिंग किया जाता है। वहीं हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूं तो कह रहा है ये कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार की विशेषताओं का क्या करते हैं, तो ये एनालॉग पे भी और डिजिटल पे भी दोनों को प्रयोग करते हैं हाइब्रिड, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, रिमोट इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कह रहा किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है, ये पीछे भी आ गया है, ठीक है ना। 1830 के दशक में पिछले साल में एनालिटिकल इंजन की क्या की थी, विकास किया था, ठीक है ना, और इनको डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है भाई। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नालिकाओं का प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम जो ट्यूब होते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का यहाँ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा प्रथम जो पीढ़ी के कंप्यूटर हैं की शुरुआत जो है 1946 में एनाइक नामक कंप्यूटर के निर्माण के साथ हुई थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का लक्षण क्या है, तो इसमें निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, ये पंच कार्ड पर आधारित होते हैं और संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का भी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, डेटा को संग्रहण करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन आधारित है किस पे, तो ये ट्रांजिस्टर, प्रथनकों कहते हैं हिंदी में, वैसे इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो सेकंड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, ठीक है। कह रहा है इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। कह रहा है सस्ता और बिजली की कम खपत करता था तथा निर्वात ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय क्या था, तेज भी इसे माना जाता था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे है, तो ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना IITM। कह रहा प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, पुणे में स्थित है। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी है, तेज भी है, शक्तिशाली भी है। कह रहा सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग HPC क्षमता जो होती है 6.8 पेटाफ्लॉप्स होती है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाओं को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज, ये 2018 की बात कर रहा है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना, तो प्रत्यूष ही बना था। कौन बना था, 2018 में प्रत्यूष बना था। प्रश्न काल के समय प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। कह रहा है यह भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स श्रेणी का सुपर कंप्यूटर माना जाता है, मल्टी पेटाफ्लॉप्स का, ठीक है ना, कह रहा है। और ये IITM पुणे में है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है ना, पुणे में, नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेन वेदर फोरकास्टिंग। तो कह रहा है इसका सफल प्रयोग नोएडा में सफल होने का वाला पहला सुपर कंप्यूटर नोएडा में, ठीक है। कह रहा वर्तमान में भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर वो परम सिद्धि है, ये भी याद रख लेना। 2018 में पूछे तो प्रत्यूष और वर्तमान में कौन सा, परम सिद्धि, ठीक है। आगे चलें, ये भी पुणे में ही है, ध्यान रखना। अगला कह रहा है कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है, इच्छा अनुसार, तो कंप्यूटर कर सकता है ना अपनी इच्छा अनुसार, तो डी इसका आंसर हो जाए। क्या कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा स्टोर, प्रोसेस को पुनः प्राप्त करने की क्या रखता है, सेल्फ, इसे रिसीव करने की क्षमता रखता है। क्या कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग करके डेटा को क्या करता है, संरक्षित करता है, प्रोसेस के माध्यम से डेटा का प्रोसेसिंग करता है, और कह रहा जब भी आवश्यकता होती है तो डेटा को पुनः क्या कर लेता है, प्राप्त करने में सक्षम है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बताना पहली क्लास, देखो जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको केवल आप उतना ही पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। इसके आसपास से ये क्वेश्चन पूछे गए, देखो ये भी असिस्टेंट अकाउंट ऑडिटर में पूछा गया है, कैन सुपरवाइजर में पूछा गया, राज्य मंडी परिषद में पूछा गया है ना, UPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसलिए आप जो भी नहीं बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर पहले कभी नहीं पढ़ा, तो भाई वो इस चक्कर में ना करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे उसके बाद ये कोई काम होगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको पूरी तरीके से क्या करना है, अभी तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ आप लोग रिवीजन करना, जब भी आप रिवीजन करोगे तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में कंफर्टेबल आप लोग होगे, क्योंकि मैं केवल टू द पॉइंट आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पे ही क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।